हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वहाँ पे लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से 2.4 उद्योग और व्यापार। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे कि कारखाने, फैक्ट्रियां लगाना, पुर्जे बनाना, मशीनें बनाना, ये सारे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्षेत्र जो होते हैं वो रोज़गार उपलब्ध कराते हैं और ये कृषि में रोज़गार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। जैसे कि जो कृषि में जो लोग लगे हुए होते हैं उनका रोज़गार इतना स्थिर नहीं होता है, कभी उनको रोज़गार मिलता है कभी नहीं, जबकि कारखाने और इन सब में जो है इनका रोज़गार स्थिर हो जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा अच्छा रोज़गार होता है। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इससे मॉडर्नाइजेशन होता है कंट्री का और जो हमारी कंट्री है वो आगे जाती है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। जो मैंने पंचवर्षीय योजनाएं आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, तो उनमें जो है सबसे ज़्यादा इसी बात पे बल दिया गया था कि औद्योगिकरण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और भारत में जो उद्योग थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। अधिकांश उद्योग किसके थे? सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे, जो कि कोलकाता और एक दो जगहों पे ही थे। वो भी इसलिए क्योंकि ये पटसन और सूती वस्त्र के उद्योग अंग्रेज़ों ने करवाए थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो यहाँ से कच्चा माल अपने देश भेजते थे, ठीक है। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। तो पंचवर्षीय योजनाओं में ये बात रखी गई कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है और बहुत सारे लोगों को रोज़गार देना है तो हमें इस तरीके के उद्योग लगाने होंगे जिसमें सभी लोगों को जो है रोज़गार मिले और देश आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र होता है जो सबके लिए होता है, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, और निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट, ठीक है, जो लोग अपनी तरफ से जो उद्योग लगाते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है। हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनको कितने उद्योग खोलने चाहिए और गवर्नमेंट को कितने खोलने चाहिए, इस बात पे बहुत बहस थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। ज़्यादातर जो उद्योगपति थे उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो बड़े बड़े उद्योग लगा सकें, और एक्चुअल में अगर उनके पास पूंजी थी भी तो वो लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ का बाज़ार इतना बड़ा नहीं था, उनको इसमें घाटा होता। क्योंकि उद्योगपति कोई उनको विकास से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है अपने फ़ायदे से। अगर उनको किसी कंट्री में फ़ायदा दिखाई देता तो वहाँ पर उद्योग लगाते हैं, वरना नहीं लगाते, ठीक है। तो यद्यपि उनके पास अगर ऐसा करने के लिए पूंजी थी भी तो यहाँ का बाज़ार इतना नहीं था, तो इसलिए उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। तो क्या हुआ फिर, इसमें भी जो है सरकार को अपनी ही भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों पर अपना नियंत्रण रखेगी। आखिर जब निजी क्षेत्र आगे नहीं आए तो सरकार को जो सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं उसको ही आगे आना पड़ा, क्योंकि इतना पैसा उद्योगपति ये कह रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है इतने बड़े उद्योग लगाने के लिए। तो फिर सरकार ने ये फैसला किया कि जो बड़े और भारी उद्योग होंगे वो सरकार के नियंत्रण में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 था क्या? तो भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। मतलब ये एक प्रस्ताव था जो 1956 में हुआ। इसके हिसाब से बात ये थी कि औद्योगिक जो भारी उद्योग हैं उन पे जो नियंत्रण होगा वो पूरी तरीके से सरकार का होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। मतलब
द्वितीय पंचवर्षीय में जो मेन बात थी, जो सबसे बड़ी और मेन बात थी, वो यही थी कि भारी भरकम और बड़े उद्योग जो हैं सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से प्रथम वर्ग के वह उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। प्रथम वर्ग में सारे के सारे वो उद्योग थे जिस पे पूरे तरीके से सरकार का नियंत्रण था, सरकार का कब्जा था, ठीक है। दूसरे वर्ग में वह उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे। कौन से शामिल थे? जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर साथ में चलती, ठीक है। जिसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनीज का होता है और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट क्षेत्र का होता है, मतलब जिसको हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। दोनों को मिल के चलना था, वो तो हमारा द्वितक, ठीक है। और तीसरे वर्ग में वह उद्योग आते थे जो पूरे तरीके से निजी क्षेत्रक के हाथों में थे, जो निजी क्षेत्रक के नियंत्रण में थे। फर्स्ट वाले सरकारी नियंत्रण में, सेकंड वाले दोनों के नियंत्रण में और थर्ड वाले निजी नियंत्रण में, ठीक है। यद्यपि निजी क्षेत्रक में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्रक को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त किया जाता। होता है ना, कोई भी न्यू काम अगर हमें करना होता है तो उसके लिए हमें लाइसेंस परमिशन लेनी पड़ती है। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, ताकि जितने भी जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें उद्योग लग सकें और वहाँ के लोगों को बिल्कुल सही रोज़गार मिल सके। प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। अगर पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाते तो लाइसेंस बड़े आसानी से मिल जाता था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कि कर, लाभ तथा प्रशुल्क पर बिजली दी जाती थी, छूट दी जाती थी बिजली पर। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। ये नीति इसलिए थी कि अगर हम पिछड़ी जगहों में उद्योग लगाएंगे तो हमें कुछ रियायतें दी जाएंगी, इसलिए ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सकें और जो फैसिलिटीज़ वाले इलाके हैं और जो पिछड़े इलाके हैं दोनों में समानता हो सके, ठीक है। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने व विविध प्रकार के उत्पादन, वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन, ठीक है, नए नए प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक ना हो। मतलब ये उत्पादन सिर्फ उतना हो जितना कि लोगों को ज़रूरत है। ये ना हो कि उत्पादन इतना हो जाए कि जितनी डिमांड है, डिमांड से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की अपेक्षित मात्रा से ज़्यादा उत्पादन नहीं होना चाहिए, वरना वो खराब हो जाता है। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। समझे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि सरकार आसानी से लाइसेंस तभी देती थी जब सरकार को ये लगता था कि हाँ वाकई में उत्पादन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए मार्केट में अच्छा उत्पादन चल रहा है और लोगों की पूर्ति हुई जा रही है। अब हम भी चाहते हैं कि मैं भी एक नई फैक्ट्री खोल लूँ और मैं सरकार से उसके लिए लाइसेंस की डिमांड करती हूँ, तो सरकार लाइसेंस नहीं देगी, क्योंकि सरकार को पता है कि ये ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, पहले से ही इतना उत्पादन है तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सरकार लाइसेंस तभी देती है जब उत्पादन कम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लघु उद्योग। लघु मतलब होता है छोटे छोटे उद्योगों के बारे में। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। मतलब गांव में लघु उद्योग, छोटे उद्योग लगाए जाएं। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। मतलब इसकी एक निश्चित सीमा होती है कि इतने पैसे अगर किसी उद्योग में लगाए जाते हैं तो वो उद्योग लघु उद्योग कहलाता है। अब 1950 में जितने पैसे लगाए जाते होंगे, लेकिन आज के टाइम में 1 करोड़
तक जो पैसे लगाए जाते हैं किसी उद्योग में तो उसे लघु उद्योग मतलब छोटा उद्योग कहते हैं। तो टाइम टू टाइम इसके पैसे भी बदलते जाते हैं, क्योंकि अब के पैसों की कीमत उतनी नहीं है जितने पहले के पैसों की थी, ठीक है। तब 1 रुपये की कीमत कुछ और थी और आज 1 रुपये की कीमत कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से पैसे बदलते जाते हैं। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए तक का निवेश करती थी या उससे अधिक निवेश करती थी, और आज के टाइम में कितना निवेश कहा जाता है, 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक जो निवेश करते हैं वो लघु उद्योगों में आते हैं। अतः वह अधिक रोजगार का सृजन करते हैं, लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मतलब ये बड़े फर्मों के साथ अपना कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो खैर बात ही अलग होती है, वो बड़े उद्योग होते हैं, कैसे हो सकता है। उसमें ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, उसमें ज़्यादा मशीनें अच्छी होती हैं, हर चीज़ उसमें ज़्यादा बेहतर होती है और पैसा भी ज़्यादा बेहतर ही लगता है उसमें। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं, उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पादन शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। और ऊपर से जो बड़े उद्योग थे ना, उनको सरकार ने रियायतें भी दे रखी थी ज़्यादा, इतने छोटे उद्योगों को नहीं दे रखी थी। तो छोटे उद्योग जो हैं ज़्यादा चल नहीं पाते बड़े उद्योगों के सामने। अब हम पढ़ेंगे 2.5 व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप में संबद्ध थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, कि मतलब अंदर अंदर का व्यापार, अभी तक बाहर के व्यापार की बात नहीं हुई। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में विनिर्माण वाहनों का आयात, मतलब हमारे देश में मान लीजिए 10 कारों की ज़रूरत है, उसमें से 3 तो हमारे ही देश में बनाई जाती हैं, लेकिन 7 कारें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो ये होता है आयात प्रतिस्थापन, कि दूसरे देश से भी मंगवा रहे हैं और अपने देश में भी उत्पादन है, दोनों का मिला के जो है पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर था। प्रशुल्क किसे कहते हैं, जो आयात की गई वस्तुएं होते हैं, दूसरे देशों से मंगवाई जाती हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको प्रशुल्क कहते हैं, ठीक है। और कोटा, कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। मतलब कोटे में जो है उसकी मात्रा के हिसाब से लगाया जाता है। तो जो प्रशुल्क लगाया जाता है, प्रशुल्क से जो है वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जितने की वो ख़रीदते हैं फिर उन पर टैक्स भी लगाते हैं, तो जो आम लोग उनको ख़रीदते हैं तो उनको वो वस्तुएं महंगी पड़ जाती हैं। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा हो जाती है। प्रशुल्क इसलिए लगाया जाता है कि जो दूसरी कंपनियां हमारे देश में अपनी वस्तुएं बेचना चाहती हैं, उनको जब टैक्स देना पड़ता है तो वो एक लिमिट के साथ अपनी वस्तुएं लेकर आती हैं। अगर हम उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो वो अनलिमिटेड वस्तुएं हमारे बाज़ार में दे के चली जाएंगी, और उनकी वस्तुएं देने से हमारे बाज़ार जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, यहाँ की वस्तुएं कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि हमारा देश उस टाइम इतना डेवलप्ड नहीं था कि वो दूसरे देशों से कंपटीशन कर सके। इसलिए आयात शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाता था ताकि लोग खुद ही आने बंद हो जाएं। यहाँ पे देखिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए कुछ क्षेत्रक दिए गए हैं कि 1950 से 90 में कैसा था और फिर बाद में कितना हो गया। यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का आपको पिक भी दिखाई दे रही है कि कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं। 1950 से 51 में था 59%, लेकिन 1990 से 91 तक रह गया 34%। बाकी का हिस्सा कहाँ गायब हो गया? बाकी के हिस्से में जो है उद्योग लग गए और फैक्ट्रियाँ लग गई और बिल्डिंग्स बन गई, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम भी आके खड़ी हो रही है कि लोग अपने खेतों को काट काट के वहाँ पे फ्लैट्स बना रहे हैं, जिससे कि उद्योग काट काट के नहीं, कृषि का क्षेत्र काट काट के जो है फ्लैट्स बना रहे हैं, जिससे कृषि की जगह कम हो रही है। अब ये सेकंड देखिए, उद्योग, जो उद्योग का क्षेत्र था वो 13% था, लेकिन ये बढ़ के बाद में 1990 तक में 24% हो गया, ठीक है।
और सेवा क्षेत्र जो है जैसे कि ये बैंकिंग वगैरह 28 था, बाद में 40 हो गया। तो इसका मतलब जो कृषि क्षेत्र है वो औद्योगिक में और सेवा क्षेत्र में चला गया। वापस हम आते हैं वहीं पे जो हम सीमा शुल्क वगैरह की, प्रतिशुल्क, इन सब की बात कर रहे थे। तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। मतलब हमारे देश से जो निर्यात है कि वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा कम, इस पर कोई कुछ सोच ही नहीं रहा था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। 7 पंचवर्षीय योजनाओं तक मतलब 35 सालों तक, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल। क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय ही रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 91 तक में 24% हो गया। जब देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, वो बढ़ता है तो इसका मतलब हमारे देश में उद्योग बढ़ रहे हैं, रोज़गार बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। जीडीपी से उद्योग में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है, मतलब काफ़ी अच्छी तेज़ी से हमारे उद्योगों में बढ़ोतरी हुई। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे, अब यहाँ पे और भी चीज़ें बनने लगी थी। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों से संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो उनको लघु उद्योगों से फ़ायदा हुआ। विदेशी प्रतिस्पर्धा प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिकी व ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। मतलब लोग मान ही नहीं रहे थे कि हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और मोबाइल वगैरह पहले दूसरे देशों से ही मंगवाए जाते थे, आज भी मंगवाए जाते हैं लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं जैसे कि पहले मंगवाए जाते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मतलब गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। मतलब अभी भी ये कहा है बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कि जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ है। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब उन चीज़ों का भी उत्पादन हुआ है जिनकी आवश्यकता नहीं थी, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि कितनी ठीक हुई कितनी नहीं हुई और विकास किस दर पे हो रहा है, जो अर्थशास्त्री होते हैं, ठीक है। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र में फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं, और 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबा समय लग जाता था। 1990 तक भी मुझे मेरी मॉम बताती हैं कि लगभग जब टेलीफोन कनेक्शन 1990 में लेना होता था तो कम से कम 2 या 3 साल का टाइम लग जाता था। ये मेरी मॉम ने भी मुझे बताया था, मुझे बड़ा शौक़ लगा था ये सुन के। 2 साल, और अब हमें 1 घंटे भी वेट करना मुश्किल हो जाता है, तुरंत चालू हो जाती है सिम। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रांड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रांड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई, ठीक है, मतलब प्राइवेट कर दी गई गवर्नमेंट से। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र
भी क्या कर सकता है, इसमें कोई अंतर ही नहीं किया गया। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर ही सबको सुरक्षा प्रदान करता है, वरना जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं, जो प्राइवेट वो होती हैं, वो तो हमारी कभी भी हट जाती हैं। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रक होटलों को भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्राइवेट पे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं कर सकता। मतलब सरकार सिर्फ उन चीज़ों पे अपना नियंत्रण करे जिनको निजी क्षेत्र नहीं कर सकता, प्राइवेट क्षेत्र नहीं कर सकता। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया है, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम को बंद किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद कामगारों को नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग भी किया गया। मतलब उन्होंने लाइसेंस का गलत इस्तेमाल किया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं हो पाती थी। मतलब वो इसलिए शुरू नहीं करते थे उद्योग कि हम नई नई चीज़ें बनाएंगे। इनफैक्ट जो लोग पहले से ही चीज़ें बना रहे हैं उनसे कंपटीशन करने के लिए अपने उद्योग खोल लेते थे और फिर अपनी चीज़ें सस्ते में बेचते थे, और जिनसे जो है उद्योगों पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे। मतलब ये तो बताते नहीं थे कि हम उद्योग क्यों खोल रहे हैं, इससे देश को कितना विकास होगा या इससे कितना रोज़गार बढ़ेगा। बस उनको लाइसेंस चाहिए था और अपना फ़ायदा, जो कि ज़्यादातर लोग सोचते ही हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही थी कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था। देखिए, अगर हमें दूसरी कंट्रीज से कंपटीशन करना है तो हमें जीतने के लिए ये तो करना नहीं चाहिए कि उनका आना बंद कर दिया जाए। इनफैक्ट आप अपना सामान जो है उनसे ज़्यादा अच्छा और सस्ता बना के दिखाइए, वो अपने आप ही आनी बंद हो जाएंगी। तो ये होता है। लेकिन उद्योग क्या करते हैं, उद्योग जो है सिर्फ उनको लाइसेंस और अपने फ़ायदे से मतलब होता है, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ही तो हमारा जो देश है उसमें इतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी कहेंगे कि हमारे देश को अंग्रेज़ जितना खाली और खोखला करके गए थे, उस हिसाब से विकास करना जो है काफ़ी मुश्किल भी था। तो उस हिसाब से विकास काफ़ी हद तक हुआ भी है। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण, आयात पे जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो शुल्क लगाए जाते हैं, टैक्स वगैरह, उनके कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो दूसरे देश की वस्तुओं पे महंगा टैक्स लगा देते थे ताकि वो वस्तुएं महंगी हो जाएं और वो लोग यहाँ के हम अपनी वस्तुएं ना बेचें, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम उनको मना नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं दूसरे देश में वस्तु बेचने के। इनफैक्ट उनको क्या करना था, उनको अपनी वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी करनी थी जिससे कि बाज़ार में होते हुए भी लोग दूसरे देशों की वस्तुएँ ना खरीदें। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता था। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक कि धनी राष्ट्र ऐसा। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इन समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की।
अब हम पहुँचे हैं निष्कर्ष पे कि 2.6 निष्कर्ष क्या निकलता है इन सबको पढ़ने का। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही, मतलब काफ़ी अच्छी रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया जब हरित क्रांति हुई, और भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदार प्रथा का उन्मूलन हो गया। जो जमींदार प्रथा थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे, लेकिन हमारे देश का जो है निर्यात ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन 1991 तक जो है 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। एक बार आप खुद से इस चैप्टर को पढ़ के देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। सो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।